हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। और यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का यह मॉडल पेपर नंबर 2 है। सब मिला के 30 प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे जीएस से, जो कि 60 नंबर का वेटेज है। ये बहुत बड़ा वेटेज है आपके सिलेक्शन के लिए। तो आज का जो ये मॉडल पेपर है बिल्कुल आपके करिकुलम पाठ्यक्रम के मुताबिक है। और जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, कोई भी प्रश्न देखकर आपको नहीं लगेगा कि यह दूसरे प्रश्न से कम इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम के लिए इसे आप इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हर प्रश्न अपने आप में कई सारे प्रश्न लेकर आया है, तो आपके मन में कई सारी जिज्ञासाएं भी उत्पन्न होंगी, उनको भी शांत करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही नॉलेजफुल यह वीडियो रहने वाला है। तो पूरा पेशेंस लेकर आप आगे बढ़ें, सभी 30 प्रश्न लगाएं और देखिए कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के उत्तर आप ईमानदारी से खुद से दे सकते थे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। आपको पता है नोबेल पुरस्कार ये जो होते हैं हर वर्ष अक्टूबर के महीने में घोषित किए जाते हैं। मतलब ये कि 2025 का अभी आया नहीं है, उससे पहले आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। एनी एर्नॉक्स को, जान फासे को, हान कांग को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2024 में ये जो पुरस्कार था फ्रेंड्स, ये दिया गया था हान कांग को। ठीक है, इसके पहले 2023 का पुरस्कार दिया गया था जान फासे को, और एनी एर्नॉक्स ये विजेता बनी थी 2022 में। तो आपने देखा कि 3 साल का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। अब साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 जो कि हान कांग को दिया गया, यह किस देश से हैं। तो ये हैं साउथ कोरिया से। देश जरूर याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। और इनका जो जन्म हुआ है 1970 में हुआ था, 1970 में। ठीक है, और कोरियाई भाषा में इनकी किताब है। तो ये अकेली हैं, तो पुरस्कार शेयर 1/1 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम 3 लोगों को एक साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 नेहलोन हिंडाक्यो नामक संस्था को प्रदान किया गया है। इस संस्था का संबंध किस देश से है। तो नेहलोन हिंडाक्यो नामक जो संस्था है, इसको दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार 2024। नेहलोन हिंडाक्यो यह जापान की संस्था है। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। वहाँ पर व्यापक तबाही हुई थी। फिर 1956 में 1956 में स्थानीय हिबाकुसा एसोसिएशन जो कि वहाँ का एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियार परीक्षण के पीड़ितों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया था। इसको नाम दिया गया ए और एच बम पीड़ित संगठनों का जापान परिसंघ। ठीक है, आगे चलकर इसको जापानी भाषाओं में कर दिया गया निहोन हिंडाक्यो। निहोन हिंडाक्यो, आपको बता दें कि निहोन का अर्थ लोकल लैंग्वेज में जापान से होता है। ठीक है, तो यह जापान का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली हिबाकुसा संगठन बन गया है। और इसीलिए इस संस्था को, यानी जापान के नेहलोन हिंडाक्यो को शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, क्योंकि ये जो संस्था है और ये जो लोग हैं, ये दुनिया से परमाणु हथियारों को समाप्त कर रहे हैं और शांति की बात करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। तो ध्यान देना, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 ये प्रदान किया गया है इनकोइस को, INCOIS को। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो इनकोइस का फुल फॉर्म क्या होगा। द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, और ये जो संगठन है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ध्यान देना, यह आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। स्थापना हुई थी 1999 में, और आपको मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा, हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में। अच्छा, आपको याद होगा तेलंगाना फ़िलहाल चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर एक जंगल है जो कि 400 एकड़ का है, उसको काटा जा रहा है। आप ये बताओ कि ये जो जंगल काटा जा रहा है उसका नाम क्या है। देखते हैं कितने लोग थोड़ा सा डीपली जाके करंट अफेयर को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा अक्टूबर 2024 में की गई। ध्यान देना,
अभी जो 2025 की घोषणा है ये हुई नहीं है, तो 2024 की जो घोषणा होगी ये 2025 में होगी, 25 वाली 26 में होगी, तो इस प्रकार से घोषणा आगे बढ़ती है। ठीक है, तो 5वें राष्ट्रीय पुरस्कार जो हैं ये 2023 के लिए हैं, यानी कि 2024 का जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार होगा वो 6वां होगा और आपका जो 2025 वाला होगा वो 7वां होगा। तो इसको ध्यान में रख के आप लोग तथ्यों को रटिए। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा अक्टूबर 2024 से की गई थी। इसमें बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड मिला था वो मिला था ओडिशा को, दूसरे स्थान पर रहा था उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से रहा था गुजरात और पुडुचेरी। पूरा क्रम मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और गुजरात और पुडुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर। तो ये हैं 5वें राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के 3 बेस्ट स्टेट। ठीक है, तो ध्यान देना, जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की है। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का पुरस्कार वितरण समारोह 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ओडिशा जो है टॉप पर है, यूपी दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई है? 97 नंबर का यह ऑस्कर था, 2025 में दिया गया। बेस्ट फिल्म चुनी गई है अनोरा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपको बता दें इसमें बेस्ट डायरेक्टर अनोरा मूवी के लिए चुने गए हैं, क्या नाम है? सीन बेकर। अब यहाँ पर 2 आपके लिए होमवर्क है। बताइए कि ये जो आपके 97वें नंबर के ऑस्कर अवार्ड हैं, एकेडमी अवार्ड भी इन्हें कहते हैं, तो इसमें बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? बूस्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न यहाँ पर बिना पढ़ाया हुआ मैंने रख दिया है। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा दिया सलाई को किसने लिखा है? तो दिया सलाई जो आत्मकथा है यह कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। ठीक है, दीपा मलिक और साक्षी मलिक की भी आत्मकथाएं आई हैं, बायोग्राफीज आई हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये लिखी गई है किसके द्वारा? दीपा मलिक के द्वारा। और विटनेस साक्षी नामक जो बायोग्राफी है ये साक्षी मलिक ने लिखी है। इसके अलावा आर आश्विन की भी एक बायोग्राफी है, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुटी क्रिकेट स्टोरी, ये आर आश्विन की ऑटोबायोग्राफी है। ये सभी किताबें 1, 2, 3, 4 चारों किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी किताब एग्ज़ाम में आ सकती है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर खोला गया है? गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खोला गया है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और ये है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जो कि कैंपियरगंज गोरखपुर वन प्रभाग में स्थित है। और यहाँ पर जो ये गिद्ध हैं इनके लिए प्रयास ये किया जा रहा है कि ये यहाँ पर प्रजनन कर सकें, अपनी संख्या को बढ़ा सकें, क्योंकि बहुत ही गंभीर रूप से इनकी जो संख्या है वो कम होती चली जा रही है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किस खिलाड़ी को नहीं दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मनु भाकर शामिल हैं, डी गुकेश भी शामिल हैं और प्रवीण कुमार भी शामिल हैं। नीरज चोपड़ा को यह पुरस्कार 2024 में नहीं दिया गया। नीरज चोपड़ा को यह पुरस्कार 2021 में ही दिया जा चुका है। तो 2024 का जो खेल रत्न पुरस्कार है ये कुल मिला के 4 खिलाड़ियों को दिया गया था, मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं, ये प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट हैं, डी गुकेश शतरंज, मनु भाकर कौन है? शूटर हैं। ठीक है, और टाइम मैगजीन ने वुमेंस ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? टाइम मैगजीन के द्वारा वुमेंस ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया गया है किसको? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को 2 व्हिटले गोल्ड अवार्ड भी मिल चुके हैं पर्यावरण संरक्षण में। ये कहाँ से हैं? तो ये असम से हैं। असम की यह वन्यजीव विज्ञानी हैं जो कि हरगिला नामक एक पक्षी के संरक्षण के लिए जानी जाती हैं। इनको जो है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम मैगजीन ने वुमेंस ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास
एक्यूवेरिन का 13वां संस्करण 2 से लेकर 15 फरवरी 2025 के बीच शुरू किया या पूरा किया? तो भारत और मालदीव के बीच यह आयोजन होता है जिसको नाम दिया जाता है एक्यूवेरिन। ठीक है, अब ध्यान देना कि 2025 में इसका जो आयोजन हुआ ये कहाँ पर हुआ है, तो ये मालदीव में ही किया गया है, ये भी आप ध्यान देना। ठीक है, तो भारत और मालदीव के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन का 13वां संस्करण था 2025 में, जो कि फरवरी में आयोजित किया गया था। कहाँ पर, तो मालदीव में। अगला क्वेश्चन है, हर खेत स्वस्थ खेत नामक पहल किस राज्य में शुरू की गई है? हर खेत स्वस्थ खेत मतलब यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य के बारे में ये शुरुआत की गई है। तो ये जो शुरुआत है ये हरियाणा में शुरू किया गया पहल है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, और भारत में 31 जनवरी 2025 तक कुल सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 जनवरी 2025। अच्छा, हमारे सौर ऊर्जा मंत्री कौन है? मैं आपको आधा नाम बताता हूँ। इनका नाम पी से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं कितने लोग याद रख पाते हैं। तो भारत 31 जनवरी 2025 तक भारत की जो कुल सौर ऊर्जा क्षमता है वो 100 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। किस एक्ट के तहत, अब पॉलिटी के कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 या फिर चार्टर एक्ट 1833। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ध्यान देना कि वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये पहले बंगाल के गवर्नर थे, बाद में इनको जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। ठीक है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पीट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया। सही जवाब क्या होगा? तो उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में जो बना था यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1774 में की गई थी। और ये जो उच्चतम न्यायालय बना था इसके जो सीजे थे, चीफ जस्टिस कौन थे और बाकी 3 जज कौन थे? तो ध्यान देना, ये काफ़ी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एलिजा इम्पे जो थे वो सीजे बनाए गए थे चीफ जस्टिस, और लिमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड ये 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे। किस एक्ट के माध्यम से कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसमें राजनीतिक मामले अलग कर दिए गए और वाणिज्यिक मामले अलग कर दिए गए थे। कब? पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के डायरेक्टर, जिसके लिए बनाया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो राजनीतिक क्रियाकलाप होंगे वो इंग्लैंड के 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल, जिसको कहा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना चाहिए कि जो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 था, इसी के साथ भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। द्वैध शासन मतलब आपने देखा यहाँ पर कि राजनीतिक शासन अलग होगा, व्यापारिक शासन अलग होगा। तो द्वैध शासन की शुरुआत कब से होती है? 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है ये कैबिनेट मिशन पर आधारित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या यह कथन सही है? जी हाँ। कैबिनेट मिशन के द्वारा मुस्लिम लीग की मांग को, यानी कि पाकिस्तान बनेगा, इस मांग को स्वीकार किया गया था। क्या यह कथन सही है? जी नहीं दोस्तों, ये कथन गलत है। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, यानी कि यहाँ पर केवल पहला कथन आपका करेक्ट है। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। जब 19 सितंबर 1945 को वायसराय लॉर्ड वेवेल ने घोषणा की कि जल्द ही संविधान निर्माण निकाय का गठन किया जाएगा। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसमें 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे, AB अलेक्जेंडर नौसेना अध्यक्ष थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन द्वारा मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछी जाती है लाइन।
इसके बाद है कि संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति बनी थी, कई बार लोग यहाँ पर गलत उत्तर चुन लेते हैं। कृपलानी का नाम लोगों को पता नहीं कहाँ याद रहता है, जो कि गलत है। ध्यान देना कि जो संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो समिति बनी थी, अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति की जांच के लिए जो विशेष समिति बनी थी उसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। नागरिकता पर तदर्थ समिति जो बनी थी अध्यक्ष S वरदाचारी थे। और संविधान निर्मात्री सभा जो बनी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो सारी बातें बिल्कुल रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकारा था? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950। सही जवाब क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। इसके बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। तो ये आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, विकल्प सी। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था एक तरीके से ये क्या था? संविधान सभा के लिए यह गाइडिंग प्रिंसिपल था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना और मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रस्तावना और मूल अधिकार जो हैं ये लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान देना कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? हमने लिया है प्रस्तावना और मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति के पद और कार्य, न्यायाधीश और राष्ट्रपति पर अभियोग। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा कि जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है यह किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए आप लोग। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों यानी कि जो वहाँ पर ट्राइबल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब, तो इनके प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? तीसरी, चौथी, पाँचवीं या फिर छठी में? तो ध्यान देना कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में वर्णन मिलता है। अब तीसरी, चौथी, पाँचवीं में क्या है? तो देखो, तीसरी में तो है शपथ, ठीक है। चौथी में क्या है? स्टेट और यूटी में राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी। पाँचवीं में क्या है? SC और ST क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में 5वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है। ठीक है, नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो नागरिकता मिलती है दूसरे भाग में। ध्यान देना, पहले भाग में तो संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है, दूसरा नागरिकता पर आधारित है, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार, चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और 4A में मिलेगा आपको मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो ICT पर आधारित है। जो फंक्शन कुंजी होती है उनकी संख्या कितनी होती है? ये जो फंक्शन की आपने देखा है ना, जिस पर लिखा रहता है ना F1, F2, F3, तो ये जो कुंजी होती है यह जाती है F12 तक। ठीक है, ये 60 की जो होती हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? विकल्प B बनेगा। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। PAN का मतलब क्या होता है? PAN आप जानते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो B जो है यह कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, बल्कि एक क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर है, एक डॉक्यूमेंट है। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कब? जून 1972 में जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो ये जो था स्टॉकहोम में किया गया था। विकल्प आपका सही है, विकल्प C। ठीक है, तो देखो जून 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCHE, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है, यह 5 से 16 जून तक स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था, जो पर्यावरण को एक प्रमुख वैश्विक मुद्दा बनाने वाला पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है?
जल विद्युत से, सौर विद्युत से, अणु विद्युत से नहीं, ताप विद्युत से सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय चेतावनी का नारा कब दिया गया था? तो यहाँ पर जो आपके विकल्प हैं ए, बी, सी और डी में सही जवाब क्या है? तो भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय चेतावनी का नारा 1989 में दिया गया था। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। प्रश्न है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? टोक्यो 1972, रियो डी जेनेरियो 1992, स्टॉकहोम 1978, नई दिल्ली 2002। तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCED के नाम से इसे जाना जाता है। यह सम्मेलन 3 पृथ्वी शिखर सम्मेलनों में से एक था। अब तक जो है 3 पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, ध्यान देना। पहला वाला तो यही था रियो डी जेनेरियो वाला, जो कि हुआ था 1992 में, 13-14 जून 1992 को। जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1997 में, 5 साल के बाद। और जो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 2012 में, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर इसे रियो 20 कहा जाता है, रियो +20। ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो आपको अच्छा एक प्रश्न एग्जाम में और भी आता है कि जो ओजोन परत है यह वातावरण के किस लेयर में पाई जाती है, किस परत में पाई जाती है? देखते हैं कितने लोग इसको आंसर कर पाते हैं, ठीक है। तो ओजोन परत के क्षय के लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको CFC से इंडिकेट करते हैं, यही जिम्मेदार होती है। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण का संरक्षण करना, जैव संरक्षण करना, खैर डी तो है ही नहीं है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण। कितने लोग जानते हैं कि ओ के आगे अब ऐसे बताओ कि जो केमिकल फार्मूला है, रासायनिक सूत्र है ओजोन का, वो क्या है? O2 है, O3 है, O4 है, O5 है। देखते हैं कौन से लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा। तो इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था, ताकि पृथ्वी की ओजोन परत को नुकसान से बचाया जा सके। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं बताओ? तो 2021 के बाद कोई भी नया नेशनल पार्क नहीं बना है, ये मैं आपको बता दूं। और यहाँ पर कुल मिला के 106 राष्ट्रीय पार्क हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और इसमें जो सबसे नया वाला बना है ये जो राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि असम में है, 2021 में से घोषित किया गया था। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप ये बताइए कि हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? हाथी परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? फटाफट आंसर करो, सरल सा प्रश्न है। और ये जो मॉक टेस्ट है आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। अब से आपको प्रतिदिन मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, तो चैनल पर रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा।